पंजाब की निगरान वज़ीर आला की तैनाती के ऊपर इमरान खान दोबारा मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि एहतजाज करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। पहले इमरान का आपको एक बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन पूरा इसका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुकूमत और अपोजिशन के पास एक आइनी तरीक़ाकार के तहत नाम देने का एक इख्तियार है और उस नाम के ऊपर जो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो सूबे में या मरकज़ में, उनके दरमियान में मुशावरत का अमल है। वो मुशावरत का अमल अगर आगे तक नहीं पहुंचता तो फिर ये मामला एक स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाता है। वो स्पीकर साहब कमेटी बनाते हैं और उसके भी दोनों अपोजिशन भी और हुकूमत भी नाम दे देती है। वहाँ पे भी हल नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है। 2013 में जो निगरान वज़ीर आज़म थे वो भी इसी तरीके से आए थे और 2018 में अस्करी साहब भी, केपी के चीफ मिनिस्टर भी, वो भी इसी तरीके से आए थे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी तौर पर फैसला किया था और वो लग गए। उसी तरीक़ाकार के तहत ये 18वीं तरमीम का अडॉप्ट किया हुआ तरीक़ाकार है। उसी तरीक़ाकार के तहत अब ये पंजाब वाले वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी हैं उनका तकर्रर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। जो नाम पहले दिए थे हुकूमत ने और अपोजिशन ने आपस में इत्तफाक़ राय कर लेते, जैसे केपी ने किया तो मामला वही निबट जाता, लेकिन इन्होंने आपस में इत्तफाक़ राय नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन के पास जो नाम थे उन्हीं नामों में से एक नाम उन्होंने उठा लेना था। उन्होंने एक नाम उठा लिया। अब ये उनका इख्तियार है, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान शायद किसी भी ऐसी चीज़ को क्वेश्चन करना पसंद करेंगे जो उनके मिजाज से या उनके मफाद के ख़िलाफ़ जाती हो। वो इलेक्शन का नतीजा भी हो सकता है, कोई तैनाती भी हो सकती है और कोई कुछ भी हो सकता है और किसी चीज़ को वो आंखें बंद करके मान भी सकते हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती थी, उसको आंखें बंद करके उन्होंने मान लिया था और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सबसे बड़ा खसारे का सौदा। जितना बुरा भला उनको मतलब इमरान खान बोलते हैं, शायद ही कोई और बोलता हो। उस वक्त जब तकर्रर मान रहे थे, हो सकता है कि उस वक्त इनको किसी इनके बहुत ही प्यारे चाहने वाले ने कहा होगा कि ये ठीक है, आपके काम का बंदा लगा दें इसको, उन्होंने मान लिया होगा। लेकिन बाद के नताइज जब उन्हें पसंद नहीं आए, ख़ासतौर पर डस्का इलेक्शन में जब वो धुंध के अंदर 20 आरओज़ गुम हो गए थे, तो उसके ऊपर इमरान ने जितना बोलना शुरू किया वो आज तक बोल रहे हैं और वो बोलते जा रहे हैं। तनकीद करनी चाहिए जब भी आपको किसी की करप्ट प्रैक्टिसेस सामने नज़र आ जाएं, लेकिन हर एक चीज़ को मुतनाज़ा बनाने का मतलब होता है कि मुल्क के अंदर किसी बात के ऊपर अमन ही नहीं आएगा। अगर इलेक्शन हो जाते हैं इमरान खान के मुतालबे के ऊपर और वो वाज़ेह अक्सरियत ले जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो मुंतखब होकर हुकूमत बना लेंगे और फिर अपोजिशन को जेलों में डालने का अमल शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो इंतखाबात वैसे हुए जैसे अब इस हमें बलदियाती इंतखाबात का नतीजा कराची के अंदर नज़र आया, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है, तो वो इंतखाबात को इमरान खान कहेंगे ये धांधली ज़्यादा है, या किसी डर्टी हैरी ने करवाए हैं, जनरल बाजवा ने करवाए हैं या किसी और ने करवाए हैं। इन नताइज को मैं तस्लीम नहीं करता और दोबारा कहेंगे मैं एहतजाज करने सड़कों पर आ रहा हूँ। आज का स्टेटमेंट भी पहले आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया, एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। मुजीबुर रहमान के ऊपर कांटा डाला गया था, मुल्क टूट गया। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी बाहरी कीमत अदा की है और ये बंद कमरों में जिन लोगों को समझ नहीं है वो जब लगाते हैं तो ये मुल्क नुकसान उसका उठाता है। मुझे खौफ ये है कि ये श्रीलंका की तरह यहाँ सड़कों पर इंतशार होगा, बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। इमरान खान का बयान का एक हिस्सा कि किसी सियासतदान के ऊपर कांटा नहीं लगाना चाहिए, वो बयान का हिस्सा मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। कोई बड़ी सियासी जमात या उसका सरबरा, उसका फ़ैसला वोट के ज़रिए हो तो वो काबिल कबूल होता है, अगर किसी मसनूई तरीके से किया जाए तो वो काबिल कबूल नहीं होता। उसकी दूसरी मिसाल ख़ुद इमरान अपनी तकरीरों और इंटरव्यूज़ के अंदर देते हैं। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर्स दिए थे। नवाज़ शरीफ के ऊपर पनामा का केस था और शायद बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने पनामा के ऊपर प्रोग्राम किए थे उनमें से एक मैं ख़ुद शामिल हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश पहले भी थी और आज भी है कि वो जो 444 लोग जिनका नाम पनामा के अंदर आया था या दूसरी इस तरह की इंटरनेशनल लीग्स में आया, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन मेफेयर अपार्टमेंट जिसमें अभी भी नवाज शरीफ रहते हैं, क्या उसकी आज़ादाना तहकीक से ये साबित करके कि हमने पैसा कैसे चुरा के ले जाया गया किसी को सज़ा दी नहीं दी। लेकिन नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इकामा की बुनियाद के ऊपर की एक अकाउंट रिसीवेबल 10,000 दिरहम का, उसके ऊपर ताहयात नाअहली करार दी। इमरान को वो फ़ैसला बहुत पसंद आया था, लेकिन क्या वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक था या वो इंजीनियर किया गया फ़ैसला था? मेरी ज़ाती राय में मैं किसी कोर्ट के एहतराम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी फ़ैसला था, जो नॉर्म्स हैं लॉ की उससे कंसिस्टेंट नहीं था
और इंजीनियर्ड फैसला था। वो नतीजा क्या हुआ कि वो डिस्क्वालीफाई तो नवाज शरीफ हो गया, लेकिन अभी भी पार्टी सियासी फ़ैसले उसके इख्तियार में। इवन आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर पूरी उसकी टीम यहाँ से रवाना हुई लंदन, और लंदन से जो बड़े मियाँ साहब ने फ़ैसला किया उसके ऊपर आके शहबाज शरीफ छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऊपर आके दस्तखत किए। इसके अलावा वो फ़ैसला करने के मजाज भी नहीं थे और उनके पास इख्तियार भी नहीं था। ये सूरत हाल है। लेकिन अगर वोट के ज़रिए फ़ैसला होता, वोट आउट हो जाता नवाज शरीफ, तो फिर वो फ़ैसला कुछ और होता। इमरान खान इसके मतलब क्या कहते हैं वो भी उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। टेंशन से पहले जनरल बाजवा भी मीडिया को बिठा के कहते थे कि इन्होंने कितनी चोरी की है। इनकी जेआईटी जो जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर भेजे थे, उन्होंने ही साबित किया नवाज शरीफ की पैनमा केस, जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज तक माफ नहीं कर रहा जनरल बाजवा को। अब मोहसिन नकवी के ऊपर जो इन्होंने चढ़ाई की है, इनको कोर्ट में जाना चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन करनी है तो शायद प्रॉपर फोरम वही हो, अदरवाइज़ इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जो आईनी कानूनी तरीकाकार है उसको फॉलो करके एक तैनाती की गई है, उसको क्यों मुतनाज़ बना रहे हैं मुझे मालूम नहीं। हसन अस्करी साहब की गुज़श्ता इंतखाबात में कैसे तकर्री हुई थी, इमरान खान को बहुत अच्छे से पता है, शायद उसकी वजाहत करना ये पसंद करें कि वो तैनाती की बुनियाद क्या थी। डॉक्टर हसन अस्करी साहब किसके पसंदीदा थे और इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान में वो उनका रोल जो था वो ख़ुद इमरान खान अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते। या केपी के अंदर जिनकी तैनाती हुई थी, या खोसो साहब की जिनकी 2013 में तैनाती हुई थी, सबके ऊपर शायद ये बड़े सियासतदानों से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ये जिनसे इंटरेक्ट करते हैं उनको ब्रीफ भी मिला होता है कि कौन क्या कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब से मैंने इस हवाले से पूछा है कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उनको 35 लाख रुपये उन्होंने नैब को वापस किया था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें कॉल की और उनसे पूछा कि आप बताइए ये 35 लाख का मामला क्या है। जो लेटर घूम रहा है उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वॉलंटरी रिटर्न, रज़ा कराना वापसी का। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि 2008 में मैंने कारोबार के सिलसिले में शेख अफजल से, जो हारिस स्टील वाले बड़ा मशहूर ज़माना केस था उनका सुप्रीम कोर्ट के सामने, शेख अफजल से 35 लाख रुपए उधार लिया। ये 2 अफराद के दरमियान में निजी मामला था, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे कभी मोहसिन नकवी। ये CNN में थे पहले, CNN से आए हैं तो इन्होंने अपना चैनल शुरू कर लिया, तो अपने चैनल के सिलसिले में जो भी मामला थे इनके कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। हारिस स्टील मिल्स के केस के दौरान ये मामला सामने आता है। जब तफ्तीश हो रही थी तो ये मामला सामने आया और उन्होंने नैब वालों ने कहा कि ये डर्टी मनी है, ये पैसा साफ़ नहीं है, 35 लाख रुपए आपने लिए हुए हैं। तो क्या 35 लाख रुपए जो इनके पास गए थे वो ये वापस करने पे तैयार थे? ये जब तफ्तीश हुई तो नैब तफ्तीश के दौरान शेख अफजल से 35 लाख रुपए ट्रांजैक्शन का मामला भी ज़ेरे गौर आया। मोहसिन नकवी ने 35 लाख रुपए मुलज़म शेख मोहम्मद अफजल की बजाय नैब को रज़ा कराना तौर पर वापस किया, क्योंकि उनका केस नैब के सामने था, सुप्रीम कोर्ट में मामला था। तो इन्होंने 35 लाख रुपये नैब को वापस किए रज़ा कराना तौर पर, और वो कहते हैं कि ये पैसा मैंने उधार लिया हुआ पैसा है जो वापस किया, कोई इसके अलावा कोई और पैसा नहीं है। इस हवाले से किसी भी किस्म का जुर्म ना छुपाया गया है और ना ही इसी मामले से कोई प्ली बार्गेन हुई है, क्योंकि प्ली बार्गेन करते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, किसी जगह पे बैठे हुए हैं, या कोई नैब केस ज़दा बंदा हो जाता है और उससे साबित होता है कि इसने 5 अरब रुपया करप्शन से कमाया पैसा, इल्ज़ाम आयद करती है नैब। वो कहता है मेरे पास 2 अरब हैं, 2 अरब की प्ली बार्गेन कर लो, बाकी का केस माफ़ कर दो, तो वो प्ली बार्गेन में केस ख़त्म हो जाता है। ये रज़ा कराना वापसी, वो कहते हैं कि मैंने उस बंदे से जिसके ऊपर इल्ज़ाम था उससे उधार लिया हुआ था, उसके ऊपर केस था, जब केस सामने आया तो मैंने पैसा वापस कर दिया। और एक आगे फर्दर वो ऑफ़र कर रहे हैं जो मैं ऑन एयर ही इसको ख़बर के तौर पर ही बताना चाहूँगा कि अगर कोई प्ली बार्गेन साबित हो जाए या कोई क्रॉप प्रैक्टिस साबित हो जाए तो वो फौरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे पास हो, कोई सबूत ले आए, कोई प्ली बार्गेन का डॉक्यूमेंट ले आओ, तो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा अपना लिख के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा चीज़ तो कोई नहीं दे सकता। बाकी वो अपना काम क्या करेंगे, कितना शफाफियत से करेंगे, ये इन ऑफिस जैसे जैसे वो करेंगे तो हमारे सामने आता जाएगा। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद शोएब शाहीन साहब हैं, वेरी वार्म वेलकम सर। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, डॉक्टर साहब खुश आमदीद। और पलवशाह खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेहमानों से सवाल जवाब शुरू करने से पहले आज एक पूरे मुल्क में वो कहते हैं नाइट मेयर सिनारियो, तो नाइट मेयर सिनारियो है इस वक्त। सुबह 7:30 बजे से बिजली बंद है और पाकिस्तान एक ऐसे वो मुज़क्का खेज़ सूरत हाल का शिकार है कि पिछले चंद सालों का डाटा उठा के देखें तो हर साल में या 1 साल का वक्फा पड़ता है तो एक दिन ऐसा आता है कि 12-14 घंटे के लिए पूरा मुल्क तारीक हो जाता है। पूरा मुल्क, आज भी पूरा मुल्क बंद है। और उसकी जो वजाहत मिनिस्टर साहब की जानिब से आई वो भी
मुज़ाकरा खेज़ ही है। उन्होंने कहा कि रात को हम सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है तो बाज़ पावर जनरेशन के जो यूनिट्स हैं उनको बंद कर देते हैं, सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो उससे ऐसी कोई फ्लक्चुएशन आई है कि कुछ सिस्टम जो है वो हमारे ऑफ हो गए, बंद हो गया, उससे पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। वो हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट बंद होता है, 2 डिस्ट्रिक्ट बंद होते तो फिर तो काबिल कबूल था, लेकिन यहाँ पूरा मुल्क बंद है। जनवरी में भी हुआ, फिर सितंबर में भी हुआ गुज़श्ता साल, और अब फिर दोबारा जनवरी में हो रहा है। और पिछले सालों में भी चले जाए तो 2019 में भी नज़र आएगा, 16 में भी नज़र आएगा। तो ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। नाहली की इंतहा से ज़्यादा इसको कुछ और लफ्ज़ नहीं दिया जा सकता। इंतहाई दर्जे की नाहली है, क्योंकि एक मामला 2015 में भी होता है, 18 में भी 2-3 दफ़ा होता है, 19 में भी होता है, 20 में भी है, 21 में भी है, और 23 में आके फिर हो जाता है। तो आप इसको एड्रेस करने की काबिलियत नहीं रखते, इसकी इस्लाह नहीं कर सकते। और एक और उससे भी बड़ी खबर जो इसके साथ ही जुड़ी हुई है, इसके ऊपर लोग सारा दिन सोशल मीडिया पे मीम बना के शेयर करते रहे, और वो हमारे बिल्कुल हस्बे हाल हैं जो पाकिस्तान के हालात हैं। एक ये थी कि IMF वाले पाकिस्तान का मीटर उतार कर ले गए अदम अदायगी बिल की वजह से। ये सही खबर ऐसे ही होनी चाहिए थी कि हम IMF के पैसे नहीं दे सके, वो हमारा मीटर बिजली का उतार के ले गए। और दूसरी खबर यह थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मज़ाहिया अंदाज में लिखा हुआ था कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान को बंद करके रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसी से चल पड़े। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, पूरा मुल्क इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, बेशतर इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं। अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उससे आज एक दिन की बंदिश का $70 मिलियन का नुकसान है, क्योंकि पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा है तो सारी इंडस्ट्री भी बंद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज ही के रोज़ शरह सूद को 17% कर दिया, 16 से 17 करने का फ़ायदा किसको पहुंचेगा? क्या इससे महंगाई कम होगी? इसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि 30% पे इन्फ्लेशन है। और आम तौर पर जब आपकी कंज्यूमर फाइनेंस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हो तो आप शरह सूद को बढ़ाते हैं कि कंज्यूमर फाइनेंस कम हो, ताकि इन्फ्लेशन की जो रफ्तार है उसको कंट्रोल किया जाए। इन्फ्लेशन इस वक्त फूड प्राइसेस की वजह से, या यूटिलिटी रेट्स की वजह से, या डिवैल्यूएशन की वजह से। आप इसको 16 से 17 कर दें या 18-19 भी कर दें तो उस इन्फ्लेशन ने नीचे नहीं आना। इंपोर्ट्स को कट डाउन करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। इंपोर्ट्स हमने पहले ही बंद की हुई हैं, LCs क्लियर करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, मैं गुज़श्ता कई प्रोग्रामों से हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो इसेंशियल मेडिसिन है, जान बचाने की अद्वियात हैं, इस वक्त वो भी पाकिस्तान में शॉर्ट है। और कसूरवार हुकूमत है, क्योंकि इसेंशियल मेडिसिन की तैयारी के लिए जो रॉ मटेरियल्स दरकार हैं उनकी LCs भी नहीं खोलनी, पैसे हैं नहीं LCs खोलने के लिए, तो LCs खुलेगी कैसे? तो वो LCs वो भी नहीं खुल रही जो शुगर वालों को उसकी चाहिए, इंसुलिन चाहिए, वो शॉर्ट है। जो हार्ट वालों को, लोग अस्थमा के लोगों को अद्वियात चाहिए, वो शॉर्ट है। और अभी उससे भी बढ़कर एक और चीज़ सामने आ गई है, ये भी उतना ही ज़रूरी है और वो भी उतना ही ज़रूरी है। ये जान बचाने के लिए चाहिए और वो मुस्तकबिल बनाने के लिए चाहिए। किताबें जो बच्चे OA लेवल्स करते हैं या एडवांस स्टडीज़ के लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा किताबें बाहर से आती हैं, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक से आती हैं। वो किताबें भी इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त उनकी भी शॉर्टेज है। अब ये बात का जवाब पता नहीं कौन देगा कि उनके तालीमी सालों का उन बच्चों का क्या बनेगा जिनकी किताबें ही नहीं इंपोर्ट हो रही, या वो रिसर्च जर्नल्स और पीरियोडिकल्स जो मेडिकल साइंस में या एडवांस केमिस्ट्री के लोग या न्यूक्लियर साइंस के लोग या दूसरे शोबों के लोग जो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उससे वो पाकिस्तान में आएंगे नहीं, तो उन लोगों को उसकी रिसर्च की एक्सेस कैसे होगी? जिन बच्चों ने OA लेवल्स की कुतब खरीदनी है मार्केट से, वो अगर इंपोर्ट नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगे कैसे? उनका साल पूरा कैसे होगा? तो ये वो मसाइल हैं जिनसे आज पाकिस्तान दुचार है, और इसका हल फौरी तौर पर चाहिए। और फौरी हल के लिए आपको कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान आगे चल सके। अगर लड़ाई यहाँ यही रहनी है कि केयर टेकर किसने लगना है, हुकूमत कैसे गिरानी है और किसने बनानी है, और कौन डर्टी हैरी का ज़्यादा दोस्त है और कौन उसका कम दोस्त है, तो फिर पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल होने वाले, फिर ये अंधेरों में डूबा रहेगा। तो अल्लाह रहम करे, दुआ भी मांगनी चाहिए और हुकूमत पे पूरा दबाव भी डालना चाहिए, बल्कि सारे सफ़े अव्वल के सियासतदानों पे भी जोर डालना चाहिए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें और उसके लिए कोई फ़ैसला करें।